चलिए, आप सभी लोगों का इस आफ्टरनून सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लग रहा है कि आफ्टरनून सेशन हम लोग बहुत कम करते हैं। आज हम लोगों ने आनंद फानंद में सेशन किया। तो अभी नोटिफिकेशन आ गई है। कुछ 3-4 प्रश्न सबके दिमाग में ऑब्वियस चल रहे हैं, जो मैं पहले उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। पहला तो ये कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी केवल ईएसआईसी का आया तो ईपीएफओ का कब आएगा। ईपीएफओ का जल्दी ही आ जाएगा। जब ईएसआईसी का आ गया तो ईपीएफओ का भी जल्दी आ जाएगा। आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में है, इससे आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोगों के नाम रिजेक्टेड लिस्ट में है उसमें से अधिकांशतः मैक्सिमम लोगों के नाम शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हो। केवल प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के साथ में होने वाली है जो एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया, सर हम डॉक्यूमेंट्स लेकर दिल्ली पहुंच जाए क्या, वहां देकर के आ जाए क्या। कोई आवश्यकता नहीं है। इतना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, आप ईमेल करें और एड्रेस पे स्पीड पोस्ट के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज दें। जो दिल्ली से बाहर के हैं, जो दिल्ली वाले हैं, वहां पर वैसे भी यूपीएससी में आसानी से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए वे लोग एंटरटेन नहीं करते हैं। और फिर भी जो आसपास में है, जो उनको लगता है कि हम फिजिकल हमें देना चाहिए, तो जा सकते हैं। बहुत दूर है, उनको इतना ज्यादा कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दें, मेल कर दें, उसकी रिसीट अपने पास में रखें, कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है। एक बार मैं वह जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको मैं एक बार शेयर कर लेता हूं, ताकि हम लोग फटाफट उस नोटिफिकेशंस के सारे एस्पेक्ट्स को समझ पाए और इस नोटिफिकेशन को लेकर के जो भी हमें एक्शन लेना है वो हम लोग जल्दी से ले पाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को नोटिफिकेशन स्क्रीन पे दिख रही होगी। ऋतुराज जी और रोहित जी को मैंने अनम्यूट किया हुआ है, तो ऋतुराज जी और रोहित जी मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। यस सर, अभी पीडीएफ दिख रहे हैं सारे। पीडीएफ दिख रहा है? नहीं, पीडीएफ दिख नहीं रहा अभी आपको। अभी आपको केवल पीडीएफ दिख रहे हैं। हाँ, पीडीएफ दिख रहे हैं। यस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिखेगा आपको पीडीएफ। ठीक है, एक बार ना मैं आपको जस्ट इसकी पूरी प्रोसेस समझा देता हूं। मैंने पहले भी ये प्रोसेस आप लोगों को बताया हुआ है। पहली बात कि ये पहली लिस्ट है जो निकली है। इस लिस्ट के बाद आप अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। रिप्रेजेंटेशन का मतलब, रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मार्क किए हुए हैं आपके नाम के आगे आगे मैं बताऊंगा, उन डॉक्यूमेंट्स में आपके किसी न किसी तरह की कोई ना कोई कमी मिली होगी आयोग को। उन्हें लगा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। अब ऐसी कमी क्यों मिलेगी, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे डेट क्लियर नहीं होगा, हो सकता है किसी का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो क्लियर ना हो। तो कई सारी चीजें ना अनक्लियर होती है, क्योंकि आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजे नहीं। आपने क्या किया है, डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त स्कैन करके डाला हुआ है। ठीक है, पीडीएफ बना के डाला हुआ है। कई लोगों की जो पीडीएफ बनी होगी, हो सकता है वो पीडीएफ बनाने में फॉर्मेट में कुछ एरर हुआ होगा, या इस तरह की कई सारी समस्याएं हो सकती है। तो रिजेक्टेड में डाल देने का मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया वो डॉक्यूमेंट ठीक तरीके से वहां पे उनके पास खुला ना हो, या खुला हो तो ठीक तरीके से स्कैन ना हुआ हो। बहुत सारे लोगों ने मोबाइल से स्कैन करके अपलोड कर दिया होगा, तो अलग अलग तरीके से सब लोगों ने किया होगा। तो किसी भी तरीके से इश्यू आने से उन लोगों ने आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट में डाला है, क्योंकि उनको तो क्लियरिटी चाहिए ना डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो अब आपको क्या करना है कि आपको डॉक्यूमेंट सही तरीके से उनके पास में भेज देने हैं। पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें ना बिल्कुल एकदम स्ट्रेट वे आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो यहां भी दिया हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार यदि आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप 100% इंटरव्यू देंगे। 100%, कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से जो भी क्राइटेरिया है, अगर आप किसी को फुलफिल नहीं करते हैं, तब देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, तब आपको नहीं बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है, सीधा यहां से शुरुआत ही किया है कि कैंडिडेट्स हु डिजायर टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट देयर रिजेक्शन या प्रोविजनलिटी, है ना। तो मतलब क्या है कि ये लिस्ट क्यों निकाली गई है? ऐसा नहीं कि ये लिस्ट निकाला गया कि भाई आपको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ये क्यों निकाला गया है? ये रिप्रेजेंटेशन के लिए निकाला गया है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिजेक्ट हुए हैं तो उस केस में आप अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, कब तक कर सकते हैं, कहां कर सकती है, पूरा दिया हुआ है। ये मैंने आपको जैसे बताया था। अच्छा,
यहाँ पे इन लोगों ने इस बार बाई आइदर हैंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यस, जो लोग दिल्ली के आसपास में है वे चाहे तो जाके बाई हैंड दे सकते हैं। स्पीड पोस्ट का ऑप्शन आपके पास में है या ईमेल का ऑप्शन आपके पास में, तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं या फिर आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। तीनों ही मॉडलिटी में आप किसी के थ्रू भी भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाथ से जाकर के जमा करेंगे तभी वह बिल्कुल ही निश्चित तौर पे जमा हो जाएगा, नहीं। स्पीड पोस्ट भी भेजेंगे तो भी आपका चला जाएगा, ईमेल भी भेजेंगे तो भी आपका चला जाएगा। टू बी इन सेफर साइड आप स्पीड पोस्ट और ईमेल चाहे तो दोनों कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे आपकी दी हुई है upsc.spc1@nic.in, इस पे आप ईमेल कर देंगे। डेट स्पेसिफिक आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल स्पेसिफिकली 26/2/2024। तो हमारे पास बहुत कम समय है, 10 दिनों का ही समय हमारे पास में है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इमीडिएटली जितना जल्दी हो सकता है, मतलब कल परसों में ही या आज में ही, जितना जल्दी भी संभव है आपके लिए, आप इसे स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल के थ्रू इसे भेज दें। ठीक है, ये डेट यानी कि 26 फरवरी, इस डेट को आप ध्यान में रखेंगे। इस डेट तक आपको यह अपने डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी को भेज देने। इसका मतलब क्या है कि मार्च में फिर आपकी एक नेक्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, अगली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसमें रिजेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को फिर से प्रोविजनली सिलेक्टेड में उनको शामिल कर लिया जाएगा। फॉर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उसमें उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर से एक रिजेक्शन लिस्ट दूसरी जारी की जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा और उसके बाद फिर आप यूपीएससी को क्लेम नहीं कर पाएंगे कि मेरा कैंडिडेचर कैंसिल क्यों किया गया है। ठीक है, अगेन ये बात कही गई है, दोबारा रिपीट किया गया है, द डॉक्यूमेंट्स में बी सेंड बाय हैंड स्पीड पोस्ट टू अंडर सेक्रेटरी एसपीसी1 एड्रेस, कि आप भेजेंगे यदि स्पीड पोस्ट से तो कहां भेजेंगे, या बाय हैंड भेजेंगे तो जो एनवेलप में आप रख के बाय हैंड दे करके आएंगे उस एनवेलप में आप किसको मार्क करेंगे, क्योंकि आप बाय हैंड भी देंगे तो डायरेक्ट आप एसपीसी में जाकर दे नहीं सकते हैं, आप वहां जो भी ईमेल सेक्शन होगा बाहर जाकर के वहां पे देंगे और फिर वो थ्रू रूट होके पहुंचेगा अंडर सेक्रेटरी एसपीसी1 के पास में। तो इसीलिए ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, इस एड्रेस को आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए देयर आफ्टर नो फर्दर कोरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन, इसीलिए ये आपको प्रायोरिटी के साथ में कर देना है। ठीक है, सारे रिप्रेजेंटेशन जो आप देंगे उनको एग्जामिन किया जाएगा और एग्जामिन करने के बाद यदि ऐसा लगा कि नहीं आपको रिजेक्ट जो जिस रीजन से किया गया था उस वो गलत है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है और आप जो है पूरी तरीके से जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको पूरा कर रहे हैं, तो फिर आपका नाम जो है लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एक फ्रेश स्क्रूटिनी डिटेल्स जो है वह वेबसाइट पे डाली जाएगी, जिसमें रिजेक्टेड कैंडिडेट जो है वे उनका नाम रहेगा जो इसके बावजूद भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए। तो कौन नहीं कर पाएगा? जिसके पास नहीं होगा, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जिनके पास नहीं होंगे वही तो सबमिट नहीं कर पाएंगे। जो लोग ये जानते हैं कि मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल है सर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वहां पे थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा मांगने के लिए आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में डाला हुआ है। इससे रिलेटेड एक ईमेल भी आपके ईमेल आईडी पे आया होगा, बाय नेम ईमेल भी यूपीएससी भेजती है। No individual replies will be given to any of these emails. Which emails? The emails that you will send to UPSC regarding your documents, जिस वजह से आप रिजेक्टेड हुए हैं, उसके जो भी ईमेल्स आप यूपीएससी को भेजेंगे फॉर सबमिशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, यू विल नॉट गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम द यूपीएससी सेइंग दिस कि हमें मिल गया है। इसीलिए ईमेल भेजते वक्त एक रीड रिसिप्ट करके ऑप्शन आता है, आप चाहे तो उसको क्लिक कर देंगे तो ईमेल मतलब जीमेल आपको बता देगा कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट उनको रिसिप्ट हो गए हैं, मतलब उनको मिल चुके हैं, तो वो आप कर सकते हैं, चाहे तो वो ऑप्शन आपके हाथ में रहता है। ठीक है, सो नो इंडिविजुअल रिप्लाईज वुड बी गिवन, वे कोई रिप्लाई आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे आपके ईमेल का, पर ईमेल इज नॉर्मली सेफ और आप जो ईमेल भेजते हैं वो चला ही जाता है, नहीं जाता है तो आपको एक मेल फेलियर मेल भी आ जाता है। तो ईमेल भेजने का मतलब है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए, पर हमें ध्यान में क्या रखना है, जब भी हम ईमेल भेजेंगे तो हमें डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद देखना है कि उसकी विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पीडीएफ कंप्रेस नहीं करना है, बहुत ज्यादा कंप्रेस करने से हमारे पास तो दिखता है लेकिन कंप्रेस करके हम मेल करते हैं तो वहां पे थोड़ा ब्लर दिखने लगता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और इसीलिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगी, मेरी आवाज आ रही है रोहित जी, बीच में थोड़ा सा हाँ हाँ करते रहिए। जी सर आ रही है। ठीक है, बस बीच में एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, हाँ इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ईमेल कर दें, और ईमेल तो इमीडिएटली कर दें, आज ही कर दें ईमेल, और कल सुबह जो है आप उसको एक बढ़िया तरीके से स्पीड पोस्ट बना करके और आप स्पीड पोस्ट भी एसपीसी को कर दें, टू बी इन सेफर साइड। ये मेरी अपनी पर्सनल आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, आप सब ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमने पहले भी डिस्कशन किया था मेरे ख्याल से, जब हम लोग एसएससी के लिए डिस्कशन कर रहे थे। तो लगभग एसएससी की तरह ही इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब आप मास्टर्स डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। कब तक की होनी चाहिए? जो क्रूशियल डेट है उसके पहले की होनी चाहिए। क्रूशियल डेट क्या है आप सबको पता है, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है और जो लोग इसके लिए क्वालिफाई किए हैं, सभी को जो है क्रूशियल डेट पता है। क्रूशियल डेट के पहले की आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में? आप हिंदी में किए हो सकते हैं, अंग्रेजी में किए हो सकते हैं, या उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में किए हो सकते हैं। मीडियम हिंदी हो सकता है या अंग्रेजी हो सकता है, पर मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए। पर जब हम मास्टर्स डिग्री के साथ बैचलर डिग्री की बात करते हैं, तो मास्टर्स डिग्री यदि आपने हिंदी में किया, हिंदी विषय से किया है, तो बैचलर लेवल पे आपको पता है कि अंग्रेजी एक विषय हो या माध्यम हो। मास्टर्स डिग्री यदि आपने अंग्रेजी विषय से किया है, तो बैचलर्स लेवल पे हिंदी या तो एक विषय हो या आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन हो। और यदि आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट से किया है, हिंदी या अंग्रेजी मीडियम से, तो उसका सप्लीमेंट्री ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। वो सब आप मोटे तौर पे जानते हैं, उस हिसाब से आपने फॉर्म भरा है, तो वो चीजें आपको प्रोड्यूस करनी है। यदि वो नहीं है आपके पास में, तब आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर है आपके पास में, तो बिल्कुल आप उसको भेज दीजिए। उसके बाद में रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, ठीक है। सो बहुत लोगों को ये भी संदेह होता है कि सर पीजीडीटी मैंने नहीं किया है, मैंने तो 3 महीने का ही कोर्स किया है, 6 महीने का कोर्स किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3 महीने का कोर्स किए हो, आप 6 महीने का कोर्स किए हो। बहुत सारे जगह पे मास्टर्स करते वक्त भी जो ट्रांसलेशन है एक सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो मास्टर्स इन इंग्लिश का मैंने देखा था, जिसमें ट्रांसलेशन एक सब्जेक्ट के रूप में था। मतलब आपके पास कोई भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके जरिए आप ये प्रूफ कर सकें कि आपने ट्रांसलेशन में कोई ना कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है। यदि ऐसा है तो आपको वह देना है, अटैच करना है, कीपिंग इन माइंड कि वह क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर नहीं है, इन दैट केस और है ना, यहाँ पे और ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास में जो है यहाँ पे और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क, यदि सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किस इसका अनुवाद करने का, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, आपके अनुवाद का जो अनुवाद करने का जो अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा, उसमें यह मेंशन होना चाहिए कि यह हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में किए गए अनुवाद कार्य का प्रमाण पत्र है। ये उसमें मेंशन होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ये उसमें मेंशन लिखा हुआ होना चाहिए। आपने जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन लोगों ने दिया हुआ है, इसमें एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, जो एक मेजर फैक्टर है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप किसी भी फॉर्मेट में यूपीएससी को देंगे तो यूपीएससी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यूपीएससी को आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे दिए गए फॉर्मेट में ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के उनको देना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें मेंशन की हुई रहती है ना, प्रॉपर 12 या 14 कॉलम होते हैं, उन वैसे ही 12 या 14 कॉलम में जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों को मेंशन करके ही आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इसलिए भी रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया हो कि उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वह उस फॉर्मेट में ना हो जिस फॉर्मेट में यूपीएससी को चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में, यदि आप केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो। यदि पीजीडीटी आपके पास में है तो कोई समस्या की बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वह सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग जो कंपनीज इत्यादि हैं उनका होना चाहिए, प्राइवेट का नहीं चलेगा। यहाँ पे ये चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं। किस तरीके से मॉडलिटीज जो एडॉप्ट किया गया और आगे क्या किया जाने वाला है, इसमें जो है आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की स्क्रूटिनी की गई है और उसी के आधार पे जिन लोगों के सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पाए गए कि हैं उनके पास में, उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, है ना, जो कहाँ दिए गए थे, एडवर्टाइजमेंट में दिए गए थे। तो आपको आपका जो मेन रेफरेंस है वो आपको एडवर्टाइजमेंट से ही लेना है। जितनी बातें एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई हैं उसी के हिसाब से आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें काउंट की जाएंगी। ठीक है। सो इसमें मैट्रिकुलेशन आपके पास में होना चाहिए, जिसमें आपका जो मैट्रिकुलेशन का मतलब मार्कशीट या उसके सर्टिफिकेट जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी होनी चाहिए। और ये कब के बाद का होना चाहिए, ओबीसी का 1 के बाद का होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप जानते हैं, जनरल चीजें हैं, इनको आपको उनको सबमिट करना है। डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट ये आपको देने हैं ऑफ ऑल द एकेडमिक
फाइनल ईयर एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात अगेन कही गई है, दोनों में से कोई भी एक हो तो आपका चलेगा। और इसके अलावा जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं एडवर्टाइजमेंट में वो आपको देना है, ठीक है। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है तो फिर ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें आप ये प्रूफ कर सके कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है, ठीक है। और बाकी जो अगर कोई नाम की स्पेलिंग गलत है या इस तरह का कुछ है तो उसके लिए एक एफिडेविट जो नॉर्मली हम देते हैं, यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट। तो इन चीजों को इस तरीके से स्क्रूटिनी किया गया है कमीशन के द्वारा, और इसी आधार पे यदि इसमें से कुछ भी आपका नहीं मिला है तो इसी आधार पे जो है आपको रिजेक्टेड लिस्ट में डाला गया है। मतलब ये 6 पॉइंट्स आपको देखने हैं, इन 6 पॉइंट्स के आधार पे आपका जो है स्क्रूटिनी आपकी की गई है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट देखा गया है, यदि इसमें कमी है तो आपको रिजेक्टेड लिस्ट में डाला गया है, डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे देखा गया है, एकेडमिक ईयर्स मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल का आपने डाल दिया, नहीं 3 साल का डालना है, या कंसोलिडेटेड है तो वह वैसा होना चाहिए कंसोलिडेटेड, तो आपको उस तरीके से उसको उसका देखा गया कि हाँ कंसोलिडेटेड 3 साल का उसके अंदर में मार्क्स एंड चीजें मेंशन है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें उसमें देखी गई हैं। फिर यदि आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है तो उसके लिए जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनको अपनी डिस्चार्ज बुक उन्होंने सबमिट करा होगा, नहीं करा होगा, किसी भी तरीके से कुछ और सबमिट कर दिया होगा, तो अब कमीशन को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है या जिस कारण से भी आपने एज रिलैक्सेशन लिया है उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। वैसे ही अगर आपके नाम में या पिताजी के नाम में कोई गलती है तो उससे रिलेटेड एफिडेविट एंड पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट ये देना है आपको, ठीक है। अगर हम देखें कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 8 44 कैंडिडेट्स को मात्र शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुल कितने कैंडिडेट्स को 490 है सर टोटल। हाँ जी 490 है 490 सर 490 490, मतलब आप लोगों के पांव के तले की जमीन खिसका दी गई है सर। वही सब मैंने देखा कि 446 लोगों को रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया। बट आप चिंता ना करें, इसमें से ज्यादातर लोग, मैं कह रहा हूं अधिकांशतः लोग, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इंटरव्यू देंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगेन आई एम रिट्रेटिंग इट कि आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी अब सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं है या मेंशन ही नहीं है या उनको दिख नहीं रहा होगा जो आपने स्कैन किया होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आ रही होगी, उनको अपने मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्रॉपर तरीके से स्कैन करके अच्छे से दिखे वो उनको भेजना है। बी में क्या है, अगेन बी में आ गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी एससी ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पे फॉर्मेट दिया हुआ है। आप upsc.gov.in के ऊपर जाएं, वहां पर जाकर के डाउनलोड्स में जाकर के आप सारे फॉर्मेट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आप इसको ही आपको बनवा करके देना है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ज्यादातर लोगों के इस फॉर्मेट में हो सकता है हो, पर यदि किसी का नहीं है तो वो उसी फॉर्मेट में उसको आप बनवाएं और जल्दी बनवाएं, ठीक है। ओबीसी के लिए कहा गया है 1/4/2020 के बाद का आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और 2022-23 के का मतलब उस साल के लिए ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जिन्होंने बनाया है उसको एक्सेप्ट किया गया है। तो 2022-23 का यदि आपके पास में है, आपने सबमिट किया तो अच्छी बात है, नहीं सबमिट किया अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये आपके लिए समस्या हो सकता है। 2022-23 के साल का आपको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है क्योंकि इस पूरे नोटिफिकेशन और इस सिलेक्शन प्रोसेस का जो साल था वह 22-23 ही था। उसके बाद तो जिनके नाम के आगे बी है तो इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू है, उसको आप देख लें, उसको सही कराएं, करेक्ट कराएं और जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास करें। अब इसमें एक समस्या और है, मैं इसके बीच में ही बता दे रहा हूं आपको कि जैसे 26 तारीख का आपको समय दिया हुआ है तो आप कहेंगे सर अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे 2-3 दिन का समय लग जाएगा। आज का दिन क्या है, फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे,
है ना, ऑफिस सामान्यतः बंद रहते हैं, फिर मंडे खुलेंगे तो फिर समय बहुत कम बचेगा। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका बन जाए ना, तो पहले तो आप उसको बनते ही बढ़िया तरीके से स्कैन करके या करा करके, कोशिश करिए बाहर किसी इंटरनेट कैफे वगैरह से उसको बढ़िया स्कैन करा करके फर्स्ट क्लास का पीडीएफ बना करके और आप उसको मेल कर दीजिए। कहाँ पे? SPC1 की जो मेल आईडी दी हुई है उस पे। और मेल करने के बाद फिर आप उसको फिजिकल भेज दीजिए। तो फिजिकल एक आध दिन के बाद भी पहुंचेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी मेल उनको 26 तारीख से पहले मिल जाएगी। ये आप कर दें, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आइदर बाय स्पीड पोस्ट और ईमेल, तो दोनों में से कोई भी एक मॉडलिटी आप एक्सेप्ट मतलब आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन टू बी इन सेफर साइड आप दोनों कर ले, पर मेल आप कर दें 26 तारीख से पहले पहले मेल कर दें। अगर जिनका, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आपके पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ना हो तो थोड़ा सा समय लग जाए। उसके बाद में यही एक समय टाइम टेकिंग वाला है। बाकी आपके जो डिग्री के सर्टिफिकेट्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोविजनल सर्टिफिकेट एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं वो तो आपके पास में होंगी ही। उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको आप लोग, अगर आपके उसमें सी दिया हुआ है तो फिर आप उसको भेज दें। अब सी दिया हुआ है तो सी में क्या है, मतलब सी में कमी क्या है, क्या इंटर मतलब ग्रेजुएशन में कमी है, मास्टर्स में कमी है, ये यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जितना है पूरा कर दें, पूरे को स्कैन करके दोबारा भेज दें, पूरे को स्कैन करें दोबारा बढ़िया से पीडीएफ बनाएं और भेज दें, कोई समस्या नहीं है। अगर सी मेंशन किया हुआ है तो मैट्रिक से लेकर के PGDT तक, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारा पूरा आप एक बढ़िया तरीके से पीडीएफ बनाएं और भेज दें, ठीक है। उसमें आपको छोड़ना नहीं है। वैसे ही हम लोग चलते हैं रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, जो हमने बात करी थी। इसमें आपको ध्यान रखना है हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो यूपीएससी के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो वो आप करके और उनको भेज दें। दोनों में से कोई भी है, दोनों भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास दोनों है तो दोनों भेज दें, क्योंकि फिर इंटरव्यू में थोड़ा सा आपका वेटेज उससे बढ़ जाता है। यदि दोनों आपके पास में है, दोनों नहीं है, जो भी एक है जिसके आधार पे आपने अप्लाई किया है आप उसे भेज दें। और ई जो है दैट इज रिगार्डिंग PWBD सर्टिफिकेट, यदि आपके पास में कोई PWBD सर्टिफिकेट यदि आपने अपलोड किया है, वह सही तरीके से अपलोड नहीं हुआ है, या कोई ऐसा इश्यू आया है, या फिर ऐसा हुआ है कि आपने PWBD कैटेगरी सेलेक्ट करी लेकिन आप सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए, या इस तरह की कोई भी समस्या है और अब आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसे भेज दें। उसके अतिरिक्त सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन द केस ऑफ वी हैव मतलब यू हैव ऑप्टेड फॉर द एज रिलैक्सेशन, यू हैव क्लेम्ड फॉर द एज रिलैक्सेशन, वो आपको देना है। एक सर्विसमैन की कंडीशन में आप अपना डिस्चार्ज बुक जो है उसको बढ़िया तरीके से स्कैन करके सारे पेजेस और उसका एक पीडीएफ बना करके और उसको अटैच कर दें, यदि एफ जो है आपके रिजेक्शन रीजन में दिया हुआ है तो, ठीक है। और नेम चेंज के लिए जो एफिडेविट की बात हमने करी थी, अगर ऐसा कुछ इशू आपके साथ में है तो आप उस एफिडेविट को बना करके भेज दें। तो ये जो भी आपके नाम के आगे है ना, A+C+D, C+D, तो ये डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी है। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको बढ़िया तरीके से स्कैन करके भेज देना है। भेज करके आप इंतजार करेंगे, बाय द मिड ऑफ द नेक्स्ट मंथ और मे बी बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ एक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी यूपीएससी के द्वारा, और फिर उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यू होगा। तो ऐसा नहीं है कि 446 लोगों का जिनका इसमें मतलब जिनको रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है, तो अगर आप 490 बोल रहे हैं तो मैं तो यहाँ पे लेकिन 98 लोगों के नाम देख पा रहा हूँ। अच्छा, बाकी टोटल सर इसमें कुछ रिजेक्टेड हैं और कुछ- कुछ के डॉक्यूमेंट्स चाहिए सर। हाँ, ये कुछ प्रोविजनल, अच्छा इसमें ऐसा हुआ होगा ना, जो प्रोविजनली है तो इसका मतलब ये है, जो प्रोविजनली है इसका मतलब ये है कि उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो रिजेक्टेड है 98। हाँ, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। पर अगेन मैं इस बात को दोबारा से कहूंगा कि जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है उन लोगों को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो ये कह रहा है तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन दें। 100% आपको, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको अगले लिस्ट में सूची में आपका नाम ऐड किया जाएगा। ये बिल्कुल भी ना सोचें आप कि आपका नाम इसमें रिजेक्टेड लिस्ट में है तो मतलब आप नहीं बुलाए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल बुलाए जाएंगे। बस ये है कि आपको प्रूफ, मतलब जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। क्यों नहीं बुलाया गया होगा, रीजन क्या हो सकता है? जैसे एक ही पीडीएफ आपको सबमिट करना था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद जब आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे थे तो कई लोगों ने उसमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, कई लोगों ने केवल मास्टर्स ही सबमिट करा,
थिंकिंग कि केवल मास्टर्स का ही बोल रहा है तो हम ग्रेजुएशन का क्यों उसमें करें। तो ग्रेजुएशन का था ही नहीं, उनको मिला ही नहीं, तो उन्होंने आपको रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया। जिन लोगों ने सभी का पीडीएफ बना के वहां पे सबमिट किया होगा, अपलोड किया होगा वाइल सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको जो है वहां पे उन लोगों ने प्रोविजनल लिस्ट में या फिर सिलेक्शन में डाल दिया होगा। प्रोविजनल में किनको डाला है कि डॉक्यूमेंट्स तो आपके सारे हैं, लेकिन कहीं अनक्लियर है, कहीं फोटो नहीं दिख रही है, कहीं नाम नहीं दिख रहा है, कहीं डेट ऑफ बर्थ ब्लर हो गया है क्योंकि स्कैन करने में, तो इस वजह से आपको प्रोविजनली डाला है। रिजेक्शन में क्यों डाल दिया कि वो या तो आपका है ही नहीं या फिर वह आपका क्रूशियल डेट के अंदर का नहीं है, ऐसा कुछ। तो ये जो भी रीजंस है, तो आप ने को हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, सारी चीजें आपके सामने हैं। इसके हिसाब से आप अपने आप को उस कसौटी पे कस लें कि क्या आप रिजेक्टेड लिस्ट में होने के बावजूद भी आपको ये लगता है कि नहीं नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल ही एज पर एडवर्टाइजमेंट, यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट आप उसके लिए एलिजिबल है, तो आप बिल्कुल रिप्रेजेंट कीजिए। आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वह कंसीडर की जाएगी और आपका नाम फाइनल लिस्ट में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में पूरी जानकारी जो मुझे आपको देनी थी वो मैंने आपको बता दी। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड हो तो अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि जहां तक हाँ मेरे सर एक दो क्वेश्चन थे। एक तो मेल करने के रिगार्डिंग था। वो ये था कि अगर हम उनके ऑफिशियल मेल मतलब मेल करेंगे उनके ऑफिशियल मेल आईडी पे, तो सब्जेक्ट में क्या मेंशन करेंगे, नाम और रोल नंबर? हाँ, नाम और रोल नंबर लिखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखिए, उसमें लिखिए कि सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर सो एंड सो ऑफ आपका नाम और आपका रोल नंबर, बस। और फिर उसके बाद नीचे कंटेंट में डाल दीजिए। सर इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है। ये तो सब्जेक्ट की बात हुई मेल की, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट हम जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट हमें प्रेजेंट करना है, तो उस ऑफिस मेल करते वक्त क्या हमें टेक्स्ट फॉर्म में वो रीजन मेंशन करना है कि ये था जिसको मैं अपलोड नहीं कर पाया और मैंने अब वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसा ऑफिशियली कुछ हमें टेक्स्ट फॉर्म में लिख करके रीजन मेंशन करते हुए? मैं समझ गया, मैं आपका प्रश्न मैं समझ गया, आप लिख सकते हैं, वैसे वो बहुत ज्यादा उससे मैटर नहीं करता है ना। आपके रोल देखिए, उनके पास ऑलरेडी आपका डेटा है एंड दे नो कि ये 398 लोगों को हमने इस रीजन से प्रोविजनली रिजेक्ट किया है और ये 98 लोगों को हमने इस रीजन से पूरी तरीके से रिजेक्ट किया हुआ है। दे नो दिस, है ना। 348 और 98 जैसे भी है, तो वो इस बात को जानते हैं। तो जैसे ही आप अपना रोल नंबर लिख करके और उसको उनको मेल करेंगे, तो उस रोल नंबर के हिसाब से वो समझ जाएंगे कि भाई ये डिस्क्रिपेंसीज आपके स्क्रूटिनी में पाई गई हैं, उस हिसाब से वो आपका डॉक्यूमेंट सेव करके वहां पे आपकी जो फाइल होगी उसमें वो लगा देंगे। आप लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से, एक मेल आप ड्राफ्ट करें, उसमें आप लिखें कि आई हैव अप्लाइड for the post of junior translation officer in ESIC wide UPSC advertisement number 01/2023 and I was selected in the written examination and in the recently published notification by UPSC my name is in the list of provisionally selected or in the list of rejected candidates, whereas mentioning the code number C+D या A+B+C, उसके बाद में सेमीकोलन लगा के whereas I am fulfilling all the eligibility criteria mentioned in the said advertisement 01/2023. So in this case I am attaching all the required documents for which my name has been mentioned in the rejected list for your kind information and considering me for the interview टेस्ट। ऐसे करके आप एक बढ़िया तरीके से इंटरव्यू बना लीजिए, बना करके उसमें अपना बढ़िया अटैच कर दीजिए, अटैच करके दोबारा चेक कर लीजिए। अटैचमेंट करने के बाद दोबारा उस अटैचमेंट को क्लिक करके जरूर चेक करें कि वो अटैचमेंट अटैच हुआ है कि नहीं हुआ है और सही फॉर्मेट में हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार आप अटैच कर देते हैं लेकिन उनके पास खुलता नहीं है, क्यों? क्योंकि फॉर्मेट की गड़बड़ी होती है। पीडीएफ फॉर्मेट में करें और करने के बाद चेक जरूर कर ले कि वह अटैच हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक से। क्लियर? सर एक प्रश्न और था मेरा जी सर, ये फॉर्मेट जो आपने बताया है, मतलब अगर एक जनरल फॉर्मेट आप हम लोग को शेयर कर देंगे तो अकॉर्डिंगली हम लिस्ट के उसके आपको ये चीजें लिख करके मैंने जो बताया मैं लिख करके भेज दूंगा। वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, मैं लिख करके भेज दूंगा आप लोग, है ना। और सर एक प्रश्न और था, ये तो ऑनलाइन मोड पे हमें जो कम्युनिकेशन करना है उस पर था। एक जो ऑफलाइन मोड पे हमें स्पीड पोस्ट करना है, सपोज जैसे हमने एनवेलप में सारे डॉक्यूमेंट्स किए, सेम यही चीज हम एक A4 पेपर पे सेम ऐसा ही रीजन लिखते हुए एडवर्टीजमेंट नंबर, रोल नंबर, नाम और जो भी हमारा पर्सनल रीजन है वो लिख करके और उसमें एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें, नीचे साइन करें और एनवेलप के ऊपर फॉर SPC1 जरूर लिख दें। जी सर। और सर ये जो सेंड और जो एनवेलप पे हमारा वो रहेगा, मतलब जो एड्रेस गिवन है सेंडर और रिसीवर, तो मतलब जैसे रिसीवर का तो मेंशन है, हम रिसीवर का तो लिख देंगे, बट सेंडर हम खुद हैं,
तो इन केस ये होता है ना सर, कभी कभार रिसीव नहीं होता है, तो वो रिटर्न आता है तब जब सेंडर का भी एड्रेस पड़ा हो, तो उसमें हम सेंडर में अपना एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर वो भी मेंशन कर दें। नहीं, आप एड्रेस में आपका नाम लिखेंगे, नीचे आपका रोल नंबर लिखेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके नीचे आपका एड्रेस पूरा लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। ऊपर में आप क्या लिखेंगे, फॉर SPC1 लिखेंगे, है ना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 लिखेंगे, और उसके नीचे भी आप चाहे तो अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। सर जी सर मैं ये पूछना चाहता था, हमारे इसमें सर कोड C आया है, हाँ, तो सर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लगाएं या फिर 10 से लेके मैट्रिक से लेकर के PGDT तक पूरा बढ़िया तरीके से, खूब बढ़िया तरीके से कलर जिरोक्स करा करके लगा दीजिए। ठीक है सर, सारे ही लगा देते हैं। हाँ। ठीक है, धन्यवाद सर जी, कलर जिरोक्स इसमें लिस्ट बनेगी, लिस्ट हाँ। बना के पूरा, हाँ, लिस्ट बना करके पूरा एनेक्सर बना दीजिए, है ना, और पूरा लगा दीजिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी सर मैं बोल रहा हूँ, मेरा EWS का मैंने दिया था, मेरा B और C कोड दिया है, हाँ, तो मैंने EWS का पहले परफॉर्मा दिया था और 22-23 के अकॉर्डिंग ही दिया था, और दोबारा जैसा दे दीजिए, UPSC का दोबारा दे दीजिए। परफॉर्मा कई है, बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, नहीं सिंगल PDF बनाइए, सेपरेट नहीं नितिन जी। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने जो दिया वो उनको क्लियर नहीं मिला हो, मतलब आपने स्कैन किया है ना, तो हो सकता है कि वो स्कैन ब्लर हो, कुछ डेट्स या कुछ उसमें जो आपने डेटा दिया हो, डेटा उनको क्लियर समझ में ना आ रहा हो, तो इस वजह से वो ऐसा कर सकते हैं, वो जी सर। नाम डाल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि दोबारा दे दीजिए। वो ठीक है? प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के तहत ही है सर, तो मैं उसको उसी को फिर से दे सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, कोड ए सर, आया है तो कोड ए आया है तो वही डॉक्यूमेंट्स दीजिए, है ना, सब देने का जरूरत नहीं है, फिर वो अननेसेसरी ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कोड ए, अगर आपका केवल कोड ए आया है तो केवल कोड ए से रिलेटेड, कोड ए में मेरे ख्याल से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए उनको, कोड ए मींस योर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो आप केवल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट्स दें, बाकी देखिए अननेसेसरी आपको ना कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। नो मेरा कोड B और C नहीं आया है। आपकी बात नहीं कर रहा, किसी और का क्वेश्चन था, ओके सोनी जी सर, का। ओके। अगर कोड C आया है, मैं कोड C के बारे में बात कर रहा था कि अगर डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका है तो फिर सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप उसमें अटैच करें, ये ठीक है। चलिए, सो आज समय की थोड़ी कमी है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम नहीं ले पाएंगे। हाँ हमें जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड डी आया है, कोड डी के अगेंस्ट जो भी मेरे ख्याल से कोड डी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर आपका PGDT का जो भी है वो आप उसको उसमें अटैच करके भेज दें। सर इंटरव्यू अलग होगा क्या? हाँ जी, इंटरव्यू अलग अलग होगा क्या सर, अगर अलग अलग करा रहे हैं? देखिए प्रेडिक्शंस तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन होना तो एक ही चाहिए शायद, पता नहीं, वो तो UPSC का है। हाँ सर बुकनाई बोले कि स्पीड पोस्ट का फॉर्मेट तैयार कर दीजिए ना, कैसे भेजना है, ग्रुप में डाल देते तो बहुत मेहरबानी होता सबके लिए। कोशिश करता हूँ शाम तक आपको भेज देने के लिए। यही कर देंगे स्पीड तो पोस्ट का बेहतर फॉर्मेट रहेगा, नहीं, कर वो एक दीजिए। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, वही एप्लीकेशन आप हाथ से भी लिख लीजिए, वही ईमेल में अटैच कीजिए। I'll try to get it done. डाल दीजिएगा सर, बहुत मेरा मेहरबानी होगा। कोड ये आया है तो क्या डॉक्यूमेंट्स देना है? इस तरह के क्वेश्चन अभी मैं नहीं बता पाऊंगा प्रियंका जी, ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ, फिर रिपीट नहीं करेंगे। हाँ सर मुझे क्या 2 PDF बनानी पड़ेगी? मेरा कोड A और C है, या सिंगल PDF में ही सारा कंपाइल कर दूं? सिंगल PDF बनाएंगे, चेक करेंगे प्रॉपर, सेंड करने से पहले चेक करेंगे, PDF में सारे होने चाहिए। और PDF जो है ना, जब स्कैन करेंगे तो कलर्ड स्कैन करेंगे, कई बार PDF में ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन हो जाता है, ट्राई करें कलर्ड स्कैन करने के लिए, और जीरोक्स भी करें तो ट्राई करें कलर्ड जीरोक्स करने के लिए, ठीक है। और जितना जीरोक्स करें उसको अटेस्ट भी कर दें आप सब लोग, चाहे आप मेल कर रहे हैं, चाहे आप स्पीड पोस्ट भेज रहे हैं, आप उसको टेस्ट करें, सेल्फ अटेस्ट भी करें। सर मेल या स्पीड पोस्ट में किसी में से एक भी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही लिखा गया है, किसी में से एक भी कर सकते हैं आप, पर ये है, मैंने दोनों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि स्पीड पोस्ट करना आप सब लोग चाहेंगे सामान्य तौर पे, लेकिन समय 26 तारीख का दिया हुआ है, तो आप मेल कर दें, ताकि अगर 26 की जगह 27 को भी मिले तो भी आपका मेल चूंकि 26 के पहले पहुंच जाएगा, इट विल बी कंसिडरेबल। इसीलिए सर सेल्फ अटैच तो हम सिर्फ वही कर सकते हैं ना, जो बाय हैंड या पोस्ट करेंगे, जो हम स्कैन करेंगे वो तो हम कर ही नहीं सकते ना सेल्फ अटैच, वो तो हम वैसा करेंगे ना, स्कैन बिल्कुल अपना और ओरिजिनल। ठीक है, उसको स्कैन करके, हाँ उसको स्कैन करके भेज दीजिए। सर एज रिलैक्सेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं सर? जैसे सर्विस का डॉक्यूमेंट मांगा है एज रिलैक्सेशन। हाँ, तो सर्विस का डॉक्यूमेंट आप लगाइए, अपने सर्विस प्रूफ जो भी आपका है। जी सर, आई कार्ड लगा सकते हैं सर, और NOC वगैरह जो भी सर्विस प्रूफ आपको मिला है वो लगाएं आप। सर। नमस्ते सर,
सर ए के लिए 10 और 12 का सर्टिफिकेट जो है उसके साथ क्या डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी देना पड़ेगा? नहीं, आपका 10th का सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे वैलिड माना जाता है सर्टिफिकेट। आपकी मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके सर, थैंक यू सर। सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। सर एच वाले कोड में क्या आएगा सर, कुछ पता है उसके बारे में? कौन से में? एच एच कोड में क्या है? मेरा सी डी और एच दिया हुआ है। एच में तो मेरे ख्याल से नाम से रिलेटेड है ना, नाम का एफिडेविट है या फिर पीडब्ल्यूबीडी, कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, पीडब्ल्यूबीडी का है नहीं? एच में सर उसमें कोड में बस जी तक दिखा रहा है सर। नीचे की तरफ जाएंगे ना, उसमें कोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सा कोड, मतलब क्या कमी है, उसको देख लीजिए, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर दीजिए। मेरे ख्याल से बस जी तक नाम बता रहा है। नाम से रिलेटेड है, कुछ नाम और फादर्स नेम से रिलेटेड। एच कोड की सर डिटेल्स नहीं है, केवल जी तक ही है। जी तक है सर उसमें। अच्छा, केवल जी तक है जी। और एच की आपका एच दिया हुआ है? जी मेरा एच है, सी डी और एच है, 3 है। अच्छा ठीक है, देखते हैं और भी है किसी का ऐसा प्रॉब्लम राज कुशवाहा जी के अलावा? उसमें सिर्फ मेरा ही है सर, नाम में मेरे ही चलिए है। कोई बात नहीं, देख लेंगे उसका होगा तो उससे क्लेरिफिकेशन यूपीएससी से एक मेल करके मांग लेंगे। ठीक है, चलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन सर लास्ट। जी सर मेरा प्रोविजनली वाला में आया सर मेरा बी दिया हुआ है, तो सर हाँ। हम यूपीएससी के फॉर्मेट में नहीं करवाए थे, हम एसएससी के फॉर्मेट में करवाए थे। करवा लीजिए, तो यूपीएससी के फॉर्मेट में करवा लीजिए, सर निकाल अभी तो करवा लेंगे सर, करवा के तो दे देंगे, ऐसा तो नहीं कि एसएससी के फॉर्मेट में करवा, इसी वजह से वो प्रोविजनली में डाल दिया है। हो सकता है। तो सर क्या इसमें रिजेक्टेड का चांसेस है? बिल्कुल चांस नहीं, आप बिल्कुल बना के दीजिए, आपको मौका दिया गया है ना। अगर आप उनके कहे अनुसार डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, कोई कभी रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता। देखिए 348 जो प्रोविजनली है वो तो सब इंटरव्यू देंगे ही देंगे। जो 98 रिजेक्टेड है उसमें से भी जो एक्चुअल में नहीं मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो जिन्होंने ऐसे दे दिया होगा, उनके पास नहीं होगी एलिजिबिलिटी, वे तो नहीं होंगे, लेकिन बाकी जिनके पास एलिजिबिलिटी है सबके सब देंगे इंटरव्यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं हम लोग। इसके अनुसार जो भी बातें हमने बताई उसके अनुसार फटाफट आप लोग एक्शन ले लीजिए। लिस्ट में किसी का एच है ही नहीं सर, पता नहीं, पर देखेंगे ए होगा। हाँ वो देख लेते हैं, वो कुछ होगा। थैंक यू सर। बात कर लेंगे एक बार सर रिकॉर्डेड वीडियो डाल दीजिए सर, फिर से एक बार अपने देख लेगा सर, रिकॉर्डेड वीडियो दे देना, दे दीजिएगा सर। आप लाइव वीडियो बना रहे